यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया भी था। यही वो न्यूमेरिकल है जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है। इसको आपको सॉल्व करके देखना था और फाइंड करना था फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन आफ्टर द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन करने के बाद उसकी डेंसिटी में क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी गिवन क्वांटिटीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द गिवन क्वांटिटी। Gamma is given, volume expansion, coefficient of volume expansion of glycerin is 49 into 10 to the power minus 5 per Kelvin, or you can say that Kelvin inverse. So gamma is given of the glycerin, which is 49 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. And the second parameter is change in temperature. In this question, see the second line, what is the fractional change in its density for a 30 degree Celsius rise in temperature? तो टेम्परेचर पहले जितना भी था हमें नहीं पता और बाद में कितना हो रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन इसने ये बताया कि हम टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर गिवन है विच इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, इसमें तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछे और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी को रो से लिखा जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए, मास तो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गैस थी कंटेनर के अंदर, जैसे यहाँ पर 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो मैं इसको हीटअप करूंगा, मुझे पता है एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंड होगी, फैलेगी, लेकिन क्या इसके मास में चेंज आएगा? क्या पार्टिकल्स का नंबर कम ज्यादा हो जाएगा? तो आंसर है नो। तो मास ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। आप उसको हीटअप कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड होगा मटेरियल, आप उसको कूल डाउन कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इकट्ठा होता जाएगा मटेरियल, लेकिन उसका मास नहीं बदलेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने 10 ग्राम कोई भी मटेरियल लिया था तो वो 10 ग्राम ही रहेगा। उसको जब आप हीटअप करेंगे या कूल डाउन करेंगे, उस केस में उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं होगी, लेकिन क्या चेंज हो सकता है? वॉल्यूम चेंज हो सकती है। तो दिख रहा है यहाँ पर, जब भी हम लोग ग्लिसरीन एक लिक्विड है, जब हम उसको हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, एक्सपेंड होगा तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हम सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है। अगर हमने वॉल्यूम में चेंज फाइंड कर लिया तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम से हम बता देंगे कि डेंसिटी में कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे न्यू वॉल्यूम ऑफ द ग्लिसरीन आफ्टर एक्सपेंशन। So I'm just writing here new volume। न्यू वॉल्यूम को V डैश से लिख देते हैं और यहाँ पर एक चीज हम मान लेते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम। पहले जितनी भी वॉल्यूम थी हम उसको मान रहे हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V। पहले जो वॉल्यूम थी वो V थी, अभी जो वॉल्यूम है उसको मैंने क्या लिखा है? V डैश। एक्सपेंशन के बाद न्यू वॉल्यूम आ जाएगी V डैश। तो V डैश को फाइंड करते हैं। V डैश को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? V प्लस डेल्टा V, इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम। तो इससे पता लग जाएगा हमें कि न्यू वॉल्यूम क्या होगी। अब डेल्टा V की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखिए, हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन के फॉर्मूला को स्टडी किया है, तो डेल्टा V के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? हियर आई एम राइटिंग डेल्टा V इज इक्वल टू गामा ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डेल्टा V। तो डेल्टा V के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा V डेल्टा T। ओके, so here I am putting the value V dash is equal to, V dash is the new volume, V is the initial volume and change in volume। change in volume की जगह हम लिख सकते हैं V गामा V डेल्टा T। change in volume की जगह लिखेंगे गामा V डेल्टा T। अब देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है V वॉल्यूम, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, तो वॉल्यूम को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा T, 1 प्लस गामा डेल्टा T। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए, गामा की वैल्यू भी गिवन है और डेल्टा T भी गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं।
V dash is equal to V1 plus gamma. Gamma is 49 into 10 to the power minus 5 multiply by delta T. Delta T is change in temperature. Change in temperature is given 30 degrees Celsius. So here I am writing 30 degrees. Okay, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. 49 into 3 210 210 into 10 to the power minus 5. देखिए 49 into 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. इट विल बी ये आएगा V dash is equal to V. ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे. इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए हम लोग इसका सोल्यूशन लिखने वाले हैं. V dash कितना आएगा? V dash is equal to V and this is 1 plus 0.0147. ये इसके मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया हमने. 49 इंटू 3 49 इंटू 30. ठीक है, ये आ जाएगा 1470. यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ. 49 इंटू 30 करेंगे, ये आ जाएगा 1470. और मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में है 10 टू द पावर माइनस 5. 10 टू द पावर माइनस 5 का मतलब है डिवाइड बाई आएगा 10 टू द पावर 5. तो ये हो जाएगा 1470 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगी. अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 4 जीरोज है. तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.014. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन. 49 इंटू 30 it will be 1470 1470 divided by 10 to the power 5. इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा 0.0147. ओके, अब इसको 1 के साथ ऐड करने. 1 प्लस लिखा हुआ है, 1 प्लस 0.0147. तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे, ऐड करते हमारे पास एक रिजल्ट आएगा. V dash is equal to V into 1.0147 or you can say that V dash is equal to 1.0147 V. ये न्यू वॉल्यूम है. दिस इज द न्यू वॉल्यूम. ओके, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट होता है. हमने चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड कर लिया. चेंज इन वॉल्यूम को हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया. दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम. अब हम निकालेंगे डेंसिटी. तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन. फिर से देख लीजिए क्या किया. क्वेश्चन में गामा गिवन था और बता रखा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. और हमने ये मान लिया इनिशियल वॉल्यूम V है. लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V. तो आफ्टर एक्सपेंशन द न्यू वॉल्यूम विल बी V डैश. जो न्यू वॉल्यूम है उसको हम लोग किससे लिखने वाले हैं? उसको हम लोग V डैश से लिखने वाले हैं. तो V डैश न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी गामा V डेल्टा T. ये फॉर्मूला है. चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है गामा V डेल्टा T. ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. यहाँ से V कॉमन आया. V कॉमन आने के बाद में हमने गामा और डेल्टा T की वैल्यू पुट कर दी. गामा था 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और डेल्टा T था 30. इसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद आया 0.0147 और इसको 1 के साथ ऐड कर देंगे. 1 के साथ ऐड करके 1.014 हो जाएगा. 0147 हो जाएगा. और मल्टीप्लाई में क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम. तो ओरिजिनल वॉल्यूम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हमें न्यू वॉल्यूम जो है वो मिल चुका है. दिस इज द न्यू वॉल्यूम. ओके, अब इसके बाद हम लोग डेंसिटी के बारे में लिखते हैं. क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा गया. तो अल्टीमेटली हमें डेंसिटी तो बतानी पड़ेगी कि किस तरह से फाइंड की जाएगी. तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन को इरेज करना है यहाँ पे. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इनिशियल डेंसिटी. सबसे पहले मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इनिशियल डेंसिटी. इनिशियल डेंसिटी को मैं रो से लिखूंगा. दिस इज द रो.
RH4 रो, इनिशियल डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये इसकी इनिशियल डेंसिटी है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द इनिशियल डेंसिटी। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे न्यू डेंसिटी, न्यू डेंसिटी आफ्टर एक्सपेंशन। तो न्यू डेंसिटी को मैं रो डैश से लिख दूंगा, दिस इज द न्यू डेंसिटी रो डैश। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, विच वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम। ये थी इनिशियल डेंसिटी, जब उसकी वॉल्यूम वी थी तो उस समय पर डेंसिटी रो थी। अब न्यू डेंसिटी निकालनी है तो रो डैश लिखेंगे इसको, और मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन से वाली आएगी, वी डैश, एक्सपेंशन के बाद वाली वॉल्यूम आएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, एम अपॉन वी डैश, वी डैश इज 1.0147 1.0147 into V, दिस इज द न्यू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी इसके फॉर्मूलाज आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन इसने चेंज इन डेंसिटी नहीं पूछा, इसने पूछा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अब फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो देखिए हियर आई एम राइटिंग नाउ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। फ्रैक्शनल चेंज देखिए कैसे निकाला जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। और अगर मल्टीप्लाई में मैं 100 कर दूं तो ये चेंज आ जाएगा परसेंटेज में, कि हाँ इसके जो डेंसिटी है उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज पूछी नहीं है। तो अगर परसेंटेज पूछता तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, और ये जो फ्रैक्शनल चेंज आया वो किसमें आ जाता, वो परसेंटेज में आ जाता, कि डेंसिटी में कितने परसेंट चेंज हुआ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते ही। लेकिन इसने परसेंटेज चेंज नहीं पूछा, इसने पूछा फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकाला जाता है, याद कर लीजिए, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अगर बोलता फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालो तो आप क्या बोलते, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पर क्या पूछा इसने, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। तो ऊपर आता है चेंज, डिवाइड बाय आता है ओरिजिनल, ये इसका जनरल फॉर्मूला फ्रैक्शनल चेंज निकालने का। तो चेंज इन डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन डेंसिटी देखिए कैसे निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। चेंज इन डेंसिटी को फाइंड करने के लिए लिखा हमने इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी। देखो इसको ऐसा लिखना चाहिए था, वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा गया इनिशियल माइनस फाइनल। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो रो डैश की वैल्यू कम होगी और रो की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर मैं लिखता फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी तो ये नेगेटिव चेंज आता, ऑब्वियसली नेगेटिव चेंज आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था नेगेटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम हो रही है, और डेंसिटी कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए चेंज इन डेंसिटी नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव सिंबल ना आए, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो नेगेटिव सिंबल ना आए इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका, रो की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आई एम राइटिंग मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस, ये माइनस है रो डैश, रो डैश की वैल्यू क्या है, न्यू डेंसिटी कितनी है, मास अपॉन 1.0147 इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रो डैश की वैल्यू m अपॉन 1.0147 v, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो डैश, एंड ओरिजिनल डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। ओरिजिनल डेंसिटी कितनी है, m अपॉन v। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने इसमें
वैल्यू पुट कर दी। ये रो की वैल्यू है मास अपॉन वॉल्यूम, ये रो डैश की वैल्यू है m अपॉन 1.014 इंटू वी, ये रो डैश की वैल्यू है, और डिवाइड बाय क्या है रो, तो ये रो की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए m अपॉन वी कॉमन आ रहा है, इस पर इसमें भी m अपॉन वी है, इसमें भी m अपॉन वी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट कैलकुलेशन को, हियर आई एम राइटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट, so I am taking m upon v as common, m upon v को कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस, ये रह जाएगा 1 और वहां बच जाएगा 1 अपॉन 1.0147 डिवाइड बाय m अपॉन v, डिवाइड में भी क्या था m अपॉन v था, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये m अपॉन v से ये m अपॉन v कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर क्या बच गया इस कैलकुलेशन के अंदर, इस कैलकुलेशन में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस, ओके हियर आई एम राइटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1 माइनस 1 अपॉन 1.0147, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1.0147 का, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बन जाएगी, 1.0147 और यहाँ पर आएगा 1.0147 माइनस, ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया और इट विल बी 1.00147 डिवाइड बाय 1.0147, ये कैलकुलेशन आएगी। इसको ऊपर लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट विजिबल हियर। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, if you have taken the screenshot then raise hand, raise your hands if you have taken the screenshot, okay thank you। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखने वाला हूँ, तो हियर आई एम राइटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहाँ पर m अपॉन v कॉमन आएगा, तो हियर आई एम राइटिंग m अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन 1.0147, देख लीजिए यहाँ से m अपॉन v कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, यहाँ से m अपॉन v, मेरा m और यहाँ पर v है, इनको कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1.0147 एंड डिवाइड बाय मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी 1 माइनस 1 अपॉन 1.0147। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 1.0147 -1, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 0.0147 डिवाइड बाय 1.0147, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर एक सोल्यूशन मिलेगा, वो सोल्यूशन मैं लिखता हूँ, तो द सोल्यूशन विल बी 0.01448 और ये जो 8 है इसको हम हटाना चाहते हैं, इसको जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 0.0145, 0.0145, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, ये चेंज आएगा डेंसिटी के अंदर, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और परसेंट में आ जाएगा। ओके नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, इसको नोट कर लीजिए। मैं आज आपको पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा और
इसमें पहले आप थर्मल एक्सपेंशन को लिखेंगे, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। तीनों एक्सपेंशन लिखने के बाद जो मैं अभी क्वेश्चन आपको करवा रहा था वो क्वेश्चन भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, इनके सोल्यूशन जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो आप अभी ये सिर्फ रफ नोटबुक में करेंगे, जो पेयर नोटबुक में वर्क करना है वो मैं आपको सेंड करूँगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना चेंज आएगा ग्लिसरीन की डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में चेंज निकाल सकते हैं। अगर इसके मल्टीप्लाई में मैं 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1.14%। इतने परसेंट का चेंज आएगा डेंसिटी में। डेंसिटी इतने परसेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? इसका रीजन आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी एक्सपेंशन में, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डिवाइड वाली क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इतना डिक्रीमेंट आएगा डेंसिटी के अंदर, डेंसिटी इतनी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इतने परसेंट वॉल्यूम क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करके देखेंगे, इजी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, टेक योर रफ नोटबुक एंड पेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ how much should the temperature of a brass rod be increased so as to increase its length by 1%, as to increase its length by 1%. And one thing is given in the question, alpha of the brass is 0.0002 degrees Celsius. This is given in the question. देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%। तो आपको फ्रैक्शनल चेंज दे रखा है, लेंथ में कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है और परसेंटेज में गिवन है। और अभी मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसमें था चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, इसमें है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये फ्रैक्शनल चेंज आपको दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज में दे रखा है, तो आप समझ जाइए कि फ्रैक्शनल चेंज आपको गिवन है। इसका सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। अभी आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके सी, पहले क्वेश्चन को समझिए आप। इसमें क्या गिवन है, इसमें ये बता रहा है कि हाउ मच शुड द टेम्परेचर, वो पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर कर दिया जाए ब्रास रोड का कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाए, 1%। उसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाना चाहिए, 1% का चेंज आना चाहिए। तो देखिए ये परसेंट में गिवन है, और क्या गिवन है, क्या गिवन है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको ये गिवन है डेल्टा एल अपॉन एल एंड विच इज इन परसेंट 1%, परसेंट में गिवन है। देखिए किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये परसेंट में गिवन था, हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी 1/100। तो मैं 100 से जैसे ही डिवाइड करूंगा परसेंटेज हट जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ।
It is given. It is given. Okay. Now, one more thing is given. Alpha of the brass. Alpha of the brass is 0.0002 degrees Celsius inverse. So now I am going to find the change in temperature. Change in temperature कैसे निकालना है? सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं. Formula of the thermal expansion is, for the linear expansion, delta L is equal to alpha L delta T. अब इस फॉर्मूला में क्या क्या वैल्यू आपके पास नहीं है? हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल है. देखिए ये डेल्टा एल अपॉन एल गिवन है ना यहाँ पे. ये एल मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. तो डेल्टा एल अपॉन एल हमारे पास गिवन है और अल्फा इसमें क्वेश्चन में बता रखा है. तो हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा टी फाइंड करना है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा टी का फॉर्मूला बना लेंगे. तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टी का. तो हियर आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी. ये अल्फा एल ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे. तो द फॉर्मूला विल बी डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा. दिस इज द फॉर्मूला. अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है. तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को मैं कर देता हूँ. तो सबसे पहले मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा एल अल्फा एल डेल्टा टी. तो यहाँ पर हमें डेल्टा टी फाइंड करना था. तो डेल्टा टी का फॉर्मूला बना लेंगे डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. वैल्यूज पुट करेंगे कि ये डेल्टा एल अपॉन एल इज 1/100. ये 1/100 गिवन है हमें. एंड अल्फा इज 0.0002. दिस इज द अल्फा. अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे. यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर देंगे. यहाँ से पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे. पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10⁵ आ जाएगा. तो मैं यहाँ इस पॉइंट को रिमूव करने वाला हूँ. जैसे ही मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5. डिवाइड में क्या है? 100. और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. यहाँ बच गया 1000/2. 1000/2 करेंगे तो इट विल बी 500 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में क्यों आ रहा है? डिग्री सेल्सियस में क्यों आ रहा है? ये केल्विन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें जो अल्फा गिवन था वो किसमें गिवन था? 3 डिग्री सेल्सियस में गिवन था. इसीलिए इसका जो आंसर है वो भी किसमें आएगा? डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा. तो ये आंसर है 500 डिग्री सेल्सियस. ये गिवन क्वांटिटीज थे. ये फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ एंड अल्फा ऑफ द ब्रास. ये दो गिवन क्वांटिटीज थी. यहाँ से सॉल्यूशन. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन आल्सो. नाउ आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक तरह का डेरिवेशन है. एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये आपकी. ये एक तरह का डेरिवेशन है. आप इसको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं. मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब इसमें नंबर हम नहीं पुट करते. नाउ आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन को. देखिए कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है कुछ क्वेश्चन के अंदर, नो डाउट. तो आपको इसकी प्रैक्टिस ही तो करनी है. अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है. शो दैट मतलब कि प्रूफ करके बता रहा हूँ. शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन area expansion delta A upon A delta T. This is given. Area expansion के ब्रैकेट में ये बोला है इसमें. So that the coefficient of area expansion delta A upon A delta T of a rectangular sheet of the solid
is twice its linear extensivity, मतलब linear extensivity alpha. This is the question. Show that the coefficient of area expansion delta A upon A delta T of a rectangular sheet of a solid is twice its linear extensivity. देखिए एक्सटेंसिविटी अल्फा बोल रहा है कि जो लीनियर एक्सटेंसिविटी है वो क्या है अल्फा, और ये जो अल्फा है और एरिया एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है, तो सिंपली आपसे ये क्या बोल रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये आपको प्रूव करना, मैंने आपको बताया भी था, ये हमने एक जनरल कैलकुलेशन की थी, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। जो एरिया एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जस्ट डबल होता है। ये हमने प्रूफ भी किया था। लेकिन इसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो आपको इसका लेंथ और ब्रेथ कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके बाद कैलकुलेशन करके आपको प्रूफ यही करना है। अल्टीमेटली आपका जो प्रूफ होगा वो यही होगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये प्रूफ करके बताना है। लेकिन कैसे प्रूफ करना है, आपको एक शीट मान करके चलना है। मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल माने थे।